तो दोस्तों हम लोगों का 110 सवाल तक 111 सवाल तक रिवीजन हो गया है। तो अब आज हम आगे देखेंगे कि उत्पादन संबंधी क्रांतियाँ। तो उसमें पहली क्रांति, उसमें जो पहला सवाल है वो ये है, यार ये बार बार हमारी उंगली आ जा रही है इस पर। उसमें पहली वो जो स्वर्णिम क्रांति किससे रिलेटेड है, तो बागवानी और मधु से रिलेटेड है स्वर्णिम क्रांति। किससे? बी, ऑप्शन बी है, बागवानी और मधु से रिलेटेड है। 113 नंबर सवाल है कि हरित क्रांति से भारत में कौन सी फसल उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो चावल में बढ़ा है, गेहूं बढ़ा है, मक्का बढ़ा है, जौ नहीं बढ़ा है। तो याद रखना, गोल्डन क्रांति, गोल क्रांति जिसको बोलते हैं, राउंड रिवोल्यूशन किससे है। तो गोल क्रांति, गोल देख रहे होगी, जो गोल दिख रहा है उसी से रिलेटेड है, यानी आलू से रिलेटेड है। तो एक बार हम देख लेते हैं, इसमें चारों जो क्रांतियाँ दी हैं। कृष्ण क्रांति कच्चे पेट्रोलियम को बोलते हैं, गोल क्रांति आलू को बोलते हैं, नीली क्रांति मछली को बोलते हैं, और गोल्डन क्रांति तिलहन को बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं प्रजनक है? गेहूं प्रजनक है। अच्छा, ये क्या सवाल है भाई? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द वीट ब्रीडर? देख रहे हो, वीट ब्रीडर ऐसे चूतियों ने लिख रखा है। इसका होना चाहिए कि मतलब उसको वो गेहूं की प्रजाति में सुधार करने वाले कौन है। तो एम एस स्वामीनाथन है ब्रीडर। साला इसे लग रहा है कि गेहूं को चोद के पैदा किए हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो हम जैसे ऊपर पढ़ चुके हैं कि नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। जिसमें और देख लेते, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, गोल का आलू से हो गया। पराभनी पराभनी क्रांति का संबंध जो है कि वो भिंडी उत्पादन से है। तो ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। भारत में श्वेत क्रांति के जनक तथा ऑपरेशन फ्लड के पीछे की सोच किसकी थी? तो वो तो वर्गीज कुरियन की थी, ऑप्शन सी। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है? तो वो हरित क्रांति से रिलेटेड ही है। कृष्ण क्रांति को ये कहा जाता है। ब्लैक रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो ब्लैक रिवॉल्यूशन जैव ईंधन या रतन ज्योत के उत्पादन को कहा जाता है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण गलत हुआ तो कुछ भी सही नहीं होगा। यदि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण गलत हुआ तो कुछ भी सही नहीं हुआ होगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन है एम एस स्वामीनाथन का। यूजुअली देखिएगा कि यदि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सवाल रहे तो उसका पॉसिबल आंसर एम एस स्वामीनाथन होंगे, वर्गीज कुरियन होंगे, या नॉर्मन बोरलॉग होंगे। नॉर्मन बोरलॉग का सिर्फ इतना संबंध है कि वो हरित क्रांति से रिलेटेड है, मैक्सिको के रहने वाले हैं। दूध से रिलेटेड होगा तो वर्गीज कुरियन ही अधिकांशतः उत्तर होता है। तो इसीलिए, और जैसे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई खेती बाड़ी से हो गया, कुछ भी हो गया, इसे उसमें अधिकांश जो है कि काम उसमें एम एस स्वामीनाथन जी ने किया है। वो बहुत काम किया है एम एस स्वामीनाथन ने। तो ये याद रहे आप लोगों को। हरित क्रांति पद का प्रयोग किस उच्चतर उत्पादन का संकेत करता है? तो हरित क्रांति पद का प्रयोग किससे उच्चतर उत्पादन को संकेतित करता है? तो वो है डी, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी। हरित क्रांति का उत्पादन यही था, घास भूमि उत्पन्न करना, ऐसा कोई उत्तर नहीं था। अत्यंत वृक्षारोपण, ये क्या मतलब है हरित क्रांति? शहरी क्षेत्रों के बगीचे का विस्तार, कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें उत्पादन बढ़ाना था क्योंकि हम भूखमरी की चपेट में जी रहे थे। भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? फिर से सवाल रिपीट हो गया, वर्गीज कुरियन हैं। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल के उत्पादन पर पड़ा? तो सभी को पता है, सर्वाधिक वो जो फसल वो है गेहूँ है।
निम्नलिखित में से किसे हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हाइब्रिड चावल के शायद ये वो इसे यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन नहीं होंगे आंसर। हाँ, चीनी प्रोफेसर लॉन्गपिंग युआन को इसके हाइब्रिड क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति है फिर मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं। हरित क्रांति के लिए भारत में किस राज्य को दीक्षा स्थल चुना गया था? तो पंजाब के ही। तो मतलब देख रहे हो, हिंदी ऐसे ऐसे सब इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे लग रहा है माँ चुदानी है इनको अपनी हिंदी से। भाई दीक्षा स्थल के रूप में चुना गया था। दीक्षा स्थल क्या है भाई? ये बोलिए ना कि लेबोरेटरी के तौर पर, या शुरुआती जो है कि वो इसकी चेक करने के लिए शुरुआती ज़मीन कौन सा राज्य चुना गया था? तो अभी क्या दीक्षा स्थल के रूप में भाई शुरुआत करने के लिए किस राज्य को चुना गया था, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको दिखाने हैं कि हिंदी में हम प्रकांडता हासिल किए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के दौरान लाई गई कृषि विधि का घटक नहीं है? तो फसल की वृहद सघनता ये थी। अधिकतम कीमतों की गारंटी ये नहीं थी। नई कृषि तकनीक ये भी थी। निवेशों का पैकेज ये भी था। विकल्प हरित क्रांति का गुण नहीं है। तो संकर बीज ये था। यांत्रिकरण कृषि ये देखते हैं। मोनोकल्चर ये काटना और जलाना नहीं था, बाकी सब है। उनका मोनोकल्चर भी था कि जैसे मान लीजिए कि जब एक फसल का उगाइएगा एक बार में तो वो ज़्यादा ही उत्पादन होगा, उनका ये मानना था। भारत में लाल क्रांति के जनक कौन है? तो अब यहाँ पर देखिए, पहली बार ये कोई सवाल मुझे दिखा कि लाल क्रांति की जनक पूछा हुआ है। तो लाल क्रांति की जनक है विशाल तिवारी। तो किस कालखंड को स्वर्ण क्रांति का कालखंड कहा जाता है? तो 1991 से 2003 को। भारत की स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है? भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है? अब यहाँ पर नाम पूछना शुरू कर दिया है। तो निरपख टुटेजा जो है हरित क्रांति के जनक हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये पहले हम लोग देख चुके हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस कथन से है? फसलों को उगाना और पशुपालन नहीं, सिंचाई और सुविधाओं का प्रबंध नहीं, बाढ़ नियंत्रण नहीं, दूध उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन। यही ऑप्शन डी इसका आंसर है। अब बाजार पूंजी मार्केट कैपिटल को हम देखते हैं। भारत में स्टॉक मार्केट का प्रमुख नियंत्रक कौन है? तो भारत में स्टॉक मार्केट का प्रमुख नियंत्रक आपको सबको पता है, सेबी है। सेबी को याद रखिएगा कि सेबी में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ था, तो ये चर्चा में रह सकता है। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का एक स्टॉक एक्सचेंज है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? दलाल स्ट्रीट जो है मुंबई में है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है भुगतान संतुलन देखते हैं। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं का निर्यात के मूल्य आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है? तो व्यापार संतुलन कहा जाता है। कह रहा है कि समयावधि में वस्तुओं के निर्यात आयात के मूल्य के अंतर जो होता है बीओटी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी उसी बोलते हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण आयात उत्पादन, भारत की सबसे महत्वपूर्ण आयात मद कौन सी है? तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण आयात मद अपरिष्कृत पेट्रोलियम का उत्पादन है। भारत में नियोजन योजनाएं, कौन सा संघीय मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा योजना कार्यान्वित कर रहा है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना आपको पता है कि ये छोटे लोगों का उद्योग है, तो एमएसएमई मंत्रालय ही इसको देखेगा। तो याद रखिएगा, महिला एवं विकास बाल मंत्रालय का काम नहीं है। कौशल विकास, यह आपको सवाल अक्सर दिखेगा कि ऑप्शन बी हो सकता है, लेकिन इसका ऑप्शन बी नहीं है।
क्यों? क्योंकि एमएसएमई से जुड़ा हुआ रोजगार होता है, जो विश्वकर्मा लोगों का काम होता है, तो इसीलिए आप हमेशा इस बात का याद रखेंगे। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है? तो एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये सवाल जो है कि सबसे घटिया सवाल मुझे लगता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में प्रदान की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो 2015 में इसको लागू किया गया था, तो ये याद रखिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया था? 2014 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की इस वर्ष शुरुआत किया गया था, तो 2020 में। तो ये कोरोना के बाद लाई गई योजना थी। पूरा से आशय क्या है? पूरा ये अब्दुल कलाम जी का विज़न था 2020 तक, कि पूरा जो है कि प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन एंड एम्यूनिटीज़ एंड रूरल एरिया। तो उनका ये कहना था कि जो सुख सुविधाएं शहरों में मिलती हैं वही जो है कि हम गांवों में लोगों को प्रदान करेंगे, जिससे गांव हम वही योजनाएं जो है कि गांव में लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिससे लोग शहरों में कम आए, शहरों पर भार कम हो। बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। अब यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो एक आप देखिएगा कि योजनाओं का जो पूछ रहा है, ये कार्यकाल पूछ रहा है कि योजना कब आए। मतलब ये तो पंचवर्षीय योजना है, लेकिन जो सरकार आप जो सरकारी योजनाओं के बारे में सिर्फ डेट पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इस डेट को। तो 1951 से 56 है, तो 5 ईयर प्लान के बारे में है ये। तो पहला जो है कि त्वरित उद्योग तीव्र समावेशी विकास, ये जो है नहीं है। त्वरित विकास त्वरित औद्योगिकरण, ये भी नहीं है। शरणार्थियों को पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल नहीं दिया गया था। तो 56 से 61 जो है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा तो सही है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रण, तो पहले का 3 हो जाएगा, दूसरे का दूसरा ही रहेगा, और डी का 1 हो जाएगा। देखते हैं पहले का। हाँ, वो शरणार्थियों को पुनर्वास पहले का 1 मिलाया था, तो क्या होगा? पहले का 3 मिलाया था, ठीक है। अच्छा, पहले वाले से ही मिलाने से उत्तर आ गया था। जैसे हमने मिलाया था कि 1951 का 56 शरणार्थियों का पुनर्वास हो गया, और दूसरे एक 56 से 61 था त्वरित औद्योगिकरण था, 7 से 12 तीव्र समावेशी विकास था। ये 12 से 17 सार्वजनिक निजी भागीदारी है। चूतिया, चलो। भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई थी? तो 2021 में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत या स्वच्छ भारत मिशन को खुले में शौच को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। ये कब शुरू हुआ था? तो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा इस बात को। स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना है यह प्रणाली, यह ग्रामीण लोगों को आवासीय संपत्ति को दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करने का एक कार्यक्रम है, तो याद रखना इस बात को आप लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर ज़्यादा बल था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों पर ज़्यादा बल था, तो ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। राउरकेला और दुर्गापुर के स्टील संयंत्र किसके अंतर्गत स्थापित हुए थे? तो वो हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुए थे। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए नहीं हुई थी? तो
IRDP का मतलब है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इससे मान लीजिए कि यदि डेवलपमेंट हो रहा है तो ग्रामीणों का तो वो हो जाए, उससे कुछ तो लाभ मिल जाएगा। ये 1978 में शुरू हुआ था। उसके बाद से ट्राइसेम ट्राइसेम का योजना की शुरुआत 1979 में हुआ था। NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट रोजगार हुआ था, तो ये भी इससे भी वो ग्रामीण की वो होगी। IASBM का मतलब है स्वच्छ भारत मिशन है। तो स्वच्छ भारत मिशन साफ़ सफाई से रिलेटेड था, इसका जो है कि गरीबी से रिलेशन नहीं था, तो याद रखिएगा। भारत निर्माण योजना का उद्देश्य क्या है? भारत निर्माण योजना का उद्देश्य है ग्रामीण अवसंरचना का विकास है। 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना की शुरुआत, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना था। यह योजना मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर केंद्रित था, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार, आवास शामिल थे। मनरेगा के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य अपने कामगारों को रोजगार प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश। सभी को पता है उत्तर प्रदेश है इसका आंसर। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में कृषि वृद्धि प्रतिशतता में कृषि वृद्धि कितने परसेंट थी? चौथी में मतलब देख रहे कलेक्टिव पूछा जाता था, लेकिन इन लंपटों ने क्या पूछा है, आपको एक्सक्लूसिवनेस पूछा है। केवल 2.8% थी। स्टेप मदद करने के लिए कल्याण कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है। तो स्टेप किसको, महिलाओं को, इसको जो है महिलाओं के लिए ये लाया गया कार्यक्रम था। महिलाओं को के लिए ये लाया गया कार्यक्रम था। कस्तूरबा गांधी बाल विज्ञान, इसके स्टेप का मतलब होता है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। तो ये याद रखिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 2004 में प्रारंभ किया गया था। तो ये हमेशा याद रखना फैक्ट को आप लोग। राष्ट्रीय बागवानी मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति को प्रस्तुत किया जिसे हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो ये था तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1961 से 1966 के अंतर्गत। किस पंचवर्षीय योजना में आपातकाल लागू किया गया था और नया चुनाव संपन्न कराया गया था? तो वो था 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ये सारे सवाल इसके लुसेंट से हो जाएंगे या क्राउन से हो जाएंगे, तो इसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतने से ही इसका काम बन जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर केंद्रित थी? तो आपको पता ही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पहले का एग्रीकल्चर से था, तो दूसरे का ये इंडस्ट्री से रिलेशन था। भारत में जल संभरण को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है? तो NWDPRA। और इसका गुस्सा में इन लोगों को नहीं पाएंगे, इसका गुस्सा करेंगे कहीं तुम लोगों को न भुगतना पड़ जाए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह क्या है? वो लोहे लकड़ का शेर है ससुरा। पूरा क्या है? फिर से पूरा वही है। तो वह अब्दुल कलाम का हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। पूरा उनका मॉडल था ग्रामीणों को एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, जो शहरी एम्यूनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करिए आप। PKY प्रधानमंत्री, अच्छा, परंपरागत किसान कृषि विकास योजना है। PMPKY है। तो जैविक खेती के साथ सतत मॉडलों का विकास करना है। किस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो ये था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय।
किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना था? तो किस पंचवर्षीय योजना का? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना था। रोलिंग प्लान का अर्थ क्या है? वह योजना जिसमें लक्ष्य प्रत्येक वर्ष नहीं बदलता है। दूसरा है इसका आवंटन हर वर्ष बदलता है। तीसरा है इसका आवंटन और लक्ष्य हर एक एक साल के लिए आती है रोलिंग प्लान योजना। देश की उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाने के लिए अधिकरण क्या थे? योजना आयोग था और राष्ट्रीय विकास परिषद थे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ही योजना आयोग को शायद वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। प्रधानमंत्री द्वारा भारत के अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा किए गए कार्यक्रमों के क्या नाम है? तो उनके काम है 15 बिंदु कार्यक्रम है, 15 पॉइंट प्रोग्राम है। 2018 में किस योजना के जरिए भारत में बीमा के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा की शुरुआत की गई थी? तो आयुष्मान भारत है शायद। हाँ। 18 को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मुहैया उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन से नेता की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी? तो वो थे महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना का अंग नहीं है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना का अंत जो है सामाजिक संचालन और संस्थागत विकास ये है। शहरी फेरी वालों को सहायता ये भी है। वेयर हाउस निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता नहीं, ये नहीं। क्षमता निर्माण एवं CBT प्रोग्राम ये हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसमें नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर EWS के संबंध में रखने वाले व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम अधिकतम 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 क्षेत्रफल क्या है जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए खरीदा गया था? तो वो है 30 मीटर स्क्वायर है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास, अगला है भारत सरकार द्वारा जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 2022 को मुहैया कराने हेतु 2022 बैंक से प्राप्त करने वाले ऋणों पर सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनुदान क्या है? तो ये है 6.5% है। - 2006 में नरेगा को प्रारंभ करके कितने जिलों में लागू किया गया था? तो 2006 में नरेगा को 200 जिलों में लागू किया गया था। सरकार द्वारा नौभार के लिए एक मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो अप्रैल 1990 में किया गया था। अब अगला सवाल है जनसंख्या और नगरीकरण। तो निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल का, लेकिन अभी तो वो कम हो गया होगा। अच्छा, 2011 के आंकड़े के अनुसार इसमें बिहार का सबसे ज़्यादा है, 1106 है। पश्चिम बंगाल का 1088। चूँकि इसमें बिहार नहीं है तो इसलिए पश्चिम बंगाल का होगा। और उस बिहार भी न रहे तो केरल होगा, केरल भी न रहे तो उत्तर प्रदेश रहेगा, उत्तर प्रदेश न रहे तो हरियाणा होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य संघ क्षेत्रों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबको पता है कि वो दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। अब वो यूटीज़ की, अच्छा राज्य संघ मतलब पूछ रहा है, तो किस जनसंख्या घनत्व 11,320 है दिल्ली की। तो याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे कम है, शायद 46 है। और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, 17 है राज्यों में, बड़े राज्यों में।
लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है किस संघ राज्य क्षेत्र अच्छा है इन लोगों का भी। ठीक ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2000 सिक्किम की जनसंख्या जो है कि सबसे कम है। कितनी है सिक्किम की जनसंख्या है? तो 6,20,577 है। किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता सबसे कम है? तो वो बिहार राज्य में महिलाओं की साक्षरता, सोचो हरियाणा का होना चाहिए लेकिन है बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है? तो ये है बिहार की, ये हम यही है। भारत के 4 अति जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो भारत के अति 4 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। पहला ही इसका ऑप्शन सही सा लग रहा है। तो पहला ही इसका आंसर है। और ज़्यादा हम नहीं देखेंगे नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ती है इसमें अलग अलग उत्तर पढ़ने से। इसमें अगला भी सवाल था, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरी राज्य कौन सा है? तो सबसे कम शहरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसके जो आप शहर भी देखोगे ना वो आपके हमारे यहाँ टाउन एरिया जैसा लगता है। भारत में शहरीकरण की वजह से क्या हुआ है? तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आई है, ये बात सही है। सिर्फ जन्म दर में वृद्धि हुई लेकिन मृत्यु दर में घटा नहीं, ये बात पूरी तरह नहीं है। दोनों में ठीक ठाक वो सुधार हुआ है। जन्म दर और मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है नहीं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर कोई प्रभाव, आप देखिएगा जब आपकी लाइफ स्टाइल सही होती है तो आपको क्या है, शहरीकरण से आशा ये है कि आपके पास स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, खाने पीने की सुविधाएँ हैं। तो जब इन दोनों चीज़ों की बढ़ोतरी होती है तो जाहिर सी बात की है कि आप यदि कोई भी रोग भी, जैसे छोटे छोटे रोग से लोग मर जाते थे तो अब वो छोटे छोटे रोगों से लोग नहीं मरेंगे। तो जब छोटे छोटे रोगों से लोग नहीं मरते हैं तो वो क्या होते हैं, वो जिंदा रहते हैं, पैदा होते हैं, तो इससे और जनसंख्या पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसमें महिला अनुपात पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है? तो वो है पुदुचेरी की, उसी में महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं और 1137 है, वहीं 10,037 है वो देखा जाए। निम्नलिखित सूची में भारत में लिंगानुपात का आधार कौन सा है? तो वो महिला गुणे 1,000 और बटे पुरुषों की जनसंख्या। तो देखिएगा ये 100 में उलझाएगा या उल्टा सीधा कर देगा। तो एक ही सवाल है कि महिला मतलब अंश पे रहती है और पुरुष हर पर रहता है और इसको 1,000 से गुणा किया गया रहता है। भारत में जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो ये 10 साल बाद होती है। ये याद रखना चाहिए क्योंकि जनसंख्या दर अभी वो जनगणना अभी हो रही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.6% है। महानगरीय जनसंख्या आमतौर पर कितनी है? तो महानगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक था? तो वो 1911 से लेकर के 1921 तक था, उसी को। भारत में नगरीय जनसंख्या की बढ़ोतरी प्रतिशत में किस दशक में सर्वाधिक हुई? तो 1961 से लेकर 71 तक में सर्वाधिक हुई है। अनुसूचित जाति जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत कहाँ है? तो अनुसूचित जाति का उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति नहीं है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में। ये सवाल क्यों नहीं बन रहा है यार? तो भारत में अनुसूचित जाति पंजाब में है जहाँ अनुसूचित जाति का अधिकतम परसेंट, अनुसूचित के बारे में पूछा था। भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत कहाँ है? तो अधिकतम परसेंट कहाँ है? पंजाब में है। तो ये फैक्ट याद रखना है, HIST नहीं है। वहाँ पर लगभग 32% जो है कि SC रहते हैं, लेकिन उनकी यदि संख्या देखिएगा तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में रहती है। युवा जनसंख्या की उच्च समानुपात का अर्थ है ये जन्म दर अधिक है तथा जनसंख्या युवा है।
जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफिक कहलाता है। किस राज्य की जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य क्या है? हरियाणा है। आपने देखा था, इसकी बहुत आलोचना हुई थी कि इसका तो जो है कि 879 है, मार देते हैं सब। इन लोगों का ये कहना है ना कि भैया हम बेटी तो कहीं और से ले लेंगे, किसी और राज्य से ले लेंगे, नहीं राज्य से किसी और देश से ले लेंगे, लेकिन हम किसी का साला नहीं बनेंगे, हम किसी का जो है कि ससुर नहीं बनेंगे। इन लोग मतलब वो एक होता है ना कि ये इतने कूप मंडूक लोग हैं यहाँ पर लड़कियों को लेकर के कि उनका क्या ही कहना है। निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की 50% से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है? तो अब ये जो है कि या तो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे या फिर जो है कि कोई यूटीज है, तो ये दादर और नागर हवेली में ऐसा है। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न में से किस वर्ष ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा गया? तो ये 1921 को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा गया, क्योंकि वहीं के बाद से जनसंख्या का वो वहीं ऋणात्मक थी, उसके बाद से ऋणात्मक नहीं होती है कभी। भारत में साक्षरता दर जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाती है। भारत में साक्षरता दर जनसंख्या के प्रतिशत को 5 वर्ष से ऊपर, नहीं 7 वर्ष से ऊपर, नहीं 7 वर्ष से ऊपर वालों को ही साक्षरता दर दर्शाती है। अच्छा चलो ठीक है। जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम में भारत में निम्नलिखित राज्यों का क्रमबद्ध करें। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है कहाँ पर है? अच्छा, जनसंख्या घनत्व है, नहीं लाख में पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, फिर उसके बाद से तमिलनाडु में है, फिर गुजरात में है, फिर उड़ीसा में है। तो पश्चिम बंगाल में 912.76, यानी 9,12,76,000 जनसंख्या है। फिर 7,21,47,000 है तमिलनाडु की। गुजरात की है 6 करोड़ है। उड़ीसा की है 4 करोड़ है। भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रति व्यक्ति औसत जनसंख्या घनत्व जनसंख्या की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। बी प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.4% थी, नहीं 74.04% थी। 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। नगरीकरण के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों का अवरोही क्रम सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये सही अनुक्रम जो कह रहा है कि विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन स्टेटमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द अर्बनाइजेशन प्रोवाइडिंग, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? फिर अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ है, फिर कम कहाँ है, फिर उसके बाद। तो जैसे इसके अनुसार गोवा सब मतलब ओवरऑल गोवा में सबसे ज़्यादा है, फिर मिज़ोरम में है, फिर तमिलनाडु में है। तो ये मिज़ोरम और गोवा न देकर के ये तमिलनाडु से शुरू किया हुआ है। तो तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल है। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल है। बहुत मतलब ये एक तरीके से ये वाले सवाल बहुत टफ हो जाते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य हैं? तो याद रखना गोवा है। जनसंख्या का उच्च वृद्धि दर उच्च जन्म एवं निम्न मृत्यु दर को इंडिकेट करता है। तभी न उच्च वृद्धि दर होगी। जैसे मान लीजिए कि लोग पैदा ही हुए जा रहे हैं, मर कम रहे हैं। नगरीकरण के दृष्टिकोण से भारत को
जो है कि तुच्छ नगरीकृत देश माना जाता है, पुअरली अर्बनाइज्ड कंट्री माना जाता है। 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या सबसे बड़ी है? तो वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार पर सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे घनी आबादी वाला राज्य पश्चिम बंगाल। हमने देखा था कि सबसे घनी आबादी वाला राज्य जो था वो था क्या बोलते हैं उसको, बिहार था। लेकिन बिहार का जब ऑप्शन ना दे तो पश्चिम बंगाल होगा। और वैसे यूटी में जो है कि हमने देखा था कि दिल्ली सबसे घनी आबादी है। उसके बाद से चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली ना दिया हो तो चंडीगढ़ हो, चंडीगढ़ भी ना दिया गया हो तो पुदुचेरी होगा। तो ये आप एटलीस्ट ये आंकड़े आप याद रखना। भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो भारत की सबसे घनी आबादी वाला शहर मुंबई है। जानते हैं हर किसी को अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई ही जाना पड़ता है। 2011 में भारत की कितनी श्रम शक्ति कृषि कार्यों में निहित है? तो वो है 54%। आधे से अधिक जनसंख्या जो बोला जाता है, लेकिन अभी 2011 की जनगणना के अनुसार 54% है। जो लोग कहते हैं ना 2/3 रोजगार, तो नहीं, 2/3 रोजगार नहीं, आधे के आसपास है। अभी तो और कम हुआ है। कौन सा एक बड़ा कारक नहीं है जो एक शहर की जनसंख्या कम या ज़्यादा करता है? कौन सा एक बड़ा कारक नहीं है जो एक शहर की जनसंख्या कम या ज़्यादा करता है? तो जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ही शायद नहीं होगा, क्योंकि बाकी में तो लोग चले जाए। जैसे मान लीजिए कि अब लोग उठ के पूरे शहर ही कहीं और चला गया तो अब जनसंख्या तो कम होगी ही ना होगी। मतलब आधे लोग कहीं चले गए या कुछ लोग माइग्रेट कर गए, तो ये ऐसे ही होता है। 2021 की भारतीय जनगणना कौन सी होगी जो 2021 में अभी जो चल रही है? तो वो जो है कि 16वीं जनगणना है। साक्षरता दर किस दौरान अवलोकित किया? भारत में उच्चतम साक्षरता दर किस दौरान अवलोकित किया गया था? तो 2000, यही जो लास्ट से पिछला वाला था, तो 1991 से 2000 के बीच में उच्चतम साक्षरता दर अवलोकित मतलब ज्ञात किया गया था। इन मादर चौधों ने एक से एक हिंदी उठा करके आपसे पूछ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि ये हिंदी में ये ट्रांसलेट ना करके उसी से एग्ज़ाम ले रहे हैं। खैर क्या करेगा, ये हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, तो इसमें एग्जैक्ट हिंदी लगाने का प्रयास किए हैं। भारत के वे राज्य कौन से हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व क्रमशः उच्चतम और निम्नतम है? तो उत्तर प्रदेश नहीं है, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, यही ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा था कि वो बिहार ना होने पर तो आपने पश्चिम बंगाल मारा था, लेकिन अरुणाचल की शायद 17 के आसपास है। 17 आदमी प्रति किलोमीटर के इंसान है, और मतलब इंसान, आदमी नहीं औरत, उसमें दोनों शामिल है। भारत में के निम्नलिखित किस राज्य में न्यूनतम महिला अनुपात है? तो अब देखो ऑप्शन तो वो दिया नहीं है हरियाणा, तो फिर हरियाणा नहीं दिया है, तो फिर जो है कि त्रिपुरा है। इनके अनुसार इससे ये चूँकि सब नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा की जनसंख्या सबसे कम है। वो अनुपात सबसे कम है। जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य उड़ीसा है। निम्नलिखित में भारत में जनसंख्या वृद्धि पर असर कारक के रूप में नहीं है। तो क्या नहीं है असर कारक के रूप में? वन्य जीव निम्नलिखित में भारत में जनसंख्या वृद्धि पर असर कारक के रूप में नहीं है। मतलब भारतीय की जो इंसानों की जनसंख्या वृद्धि है उसमें क्या मतलब एक तरीके से इंड्यूस्ड फैक्टर है, क्या उसमें स्टिमुलस करता है या गिराता है या बढ़ाता है, क्या है? तो खाद्य वृद्धि, इंक्रीज इन फूड वृद्धि है, तो वो तो है ही है भैया। यदि वो क्या बोलते हैं कि लोग खाएंगे, बढ़िया स्वस्थ रहेंगे, तो जनसंख्या बढ़ेगी। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो अब जनसंख्या अपने आप ही भी बढ़ रही थी, ये भी इंड्यूस्ड फैक्टर है। कृषि योग्य भूमि में कटौती, तो ये जनसंख्या बढ़ने का ये भी प्रभाव है। वन्य जीव में वृद्धि, ये वन्य जीव में वृद्धि नहीं, ये
यही इसका आंसर होना है, ये जो गलत है। भारत में जनसंख्या वृद्धि पर असरकारक के रूप में वन मतलब इसी को नहीं माना गया है। भारत की किस राज्य में बस्ती जनसंख्या का सघनतम केंद्रण है? सबसे ज़्यादा बस्तियां कहाँ पर हैं? तो वो आंध्र प्रदेश में हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश के सबसे ज़्यादा साक्षर प्रदेश है? तो वो है केरला। ये तो सभी को पता है। इसमें भारत में शिशु लिंगानुपात का प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है? तो सूत्र वही है, 6 वर्ष के आयु बालकों के प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या है। तो वही है, बालिकाओं की संख्या गुणे 1000 जैसे पुरुषों का निकालते हैं, वैसे ही वो हम यहाँ पर महिलाओं का भी निकालेंगे। इसमें वो चाहे किसी का भी यदि जनसंख्या अनुपात निकालना है तो यही वो है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है, घट रही? तो घट रही है। 2011 के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस राज्य में हुआ है? तो 2011 में 2011 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा शहरीकरण गोवा में हुआ है, 61 या 62.6%। जनसांख्यिकी का अंतर संबंधित है किससे है? तो जनसांख्यिकी का अंतर संबंधित है मृत्यु दर और जन्म दर में अंतर से। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा बड़ा राज्य है, कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ राज्य क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या अधिक है? तो ये है पुदुचेरी है, वहीं पर सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम है। भारत में उच्च जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति वाले देश के रूप में जाना जाता है। भारत उच्च जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति वाले देश के रूप में जाना जाता है, इस कारण इसकी उच्च जनसंख्या 15 से 64 आयु वर्ग की है। इस वर्ग के लोग काम करने में सक्षम है। याद रखिएगा, ये जो 64 वर्ष तक की आयु यानी 65 वर्ष में जो रिटायर है, वहाँ तक लोग काम करने में सक्षम माने जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र की स्थिति आती है। दोनों राज्य बेवकूफ़ों के राज्य हैं, वहीं से मैं भी आता हूँ। आज दिखाएंगे ऐसे कि उन लोगों को बहुत बढ़िया है। भारतीय जनसंख्या के अध्ययन के अंतर्गत किस वर्ष को जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में जाना जाता है? तो ये 1921 के तौर पर याद रखना। भारत में 1/3 भाग से अधिक जनसंख्या किन राज्यों में केंद्रित है? तो 1/3 से अधिक है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है? तो किस राज्य में है? तो वो है मिजोरम है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब। आप यदि देखिएगा, साक्षरता हो या लिंगानुपात हो, इन सब का जो है कि वो नॉर्थ ईस्ट वाले ही ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा याद रखना, बस मेन लैंड में सिर्फ केरल ही है। आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर 67.02% है। पश्चिम बंगाल की 76.26 है। पंजाब का 75.86 है। किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है बिहार की। आपने कई बार पढ़ा इस आंकड़े को। निम्नलिखित में से कौन सही समस्या भारत के शहरीकरण से संबंधित नहीं है? तो लो जीडीपी है। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है? तो जनसंख्या घनत्व तो आपने देखा था, बिहार दिया हो, बिहार उत्तर न हो तो पश्चिम बंगाल हो, तो इसमें दोनों है, तो हम बिहार को मारेंगे। जनसंख्या कितनी होने पर एक शहर को महानगर के रूप में अभिहित किया जाता है या फिर एक तरीके से नामित किया जाता है? तो वो है 10 मिलियन। मृत्यु दर की गणना का सूत्र क्या है? मृत्यु दर की गणना का सूत्र है नंबर ऑफ डेथ बटे एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द ईयर इंटू 1000, यानी प्रति एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। वर्ष के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या बटे वर्ष की औसत जनसंख्या गुणे 1000।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रवास को प्रभावित नहीं करता है? शैक्षिक सुविधाएं, राष्ट्रीय आपदा, निम्न स्तर रहने की परिस्थिति, बेरोजगारी। बेरोजगारी करती है, शैक्षिक सुविधाएं भी करती हैं, राष्ट्रीय आपदा भी करती है, यही सी ऑप्शन। शैक्षिक सुविधाएं, भारत को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बेरोजगारी, जीवन में प्राकृतिक आपदा, शिक्षा के संसाधनों की कमी इत्यादि है। तो शैक्षिक सुविधाएं चूतिया, तो फिर ये ऑप्शन कैसे होगा? पुअर लिविंग कंडीशन, तो पुअर लिविंग कंडीशन में ये थोड़ी ना लोग भागते हैं भाई। इस उत्तर को हमें फिर से जांच करनी है। इसका अलावा एक स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा काल को एक बड़ी आगे की उछाल, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है? तो 1921 से 1931 के काल को कहा जाता है। भारत की जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो भारत की जनगणना 10 वर्ष बाद होती है। ये आपने बहुत बार पढ़ा है। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर किससे अभिलक्षित होता है? तो इससे अभिलक्षित होता है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। मतलब सिर्फ लोग पैदा होंगे, मरेंगे कम, तो जनसंख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश में जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है? तो विकसित देश में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये तो है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, तो ये अल्प विकसित देशों की निशानी है, ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, ज़्यादा मर रहे हैं। शहरी जनसंख्या का उच्च अनुपात, ये भी है। जनसंख्या का निम्न वृद्धि दर, ये भी है। उच्च महिला लिंग प्रतिशत वाले राज्यों के नाम बताइए। उच्च महिला लिंग प्रतिशत वाले तो सबको पता है कि केरल ही है, उसके पश्चात तमिलनाडु का है, फिर आंध्र प्रदेश का है। भारत में शहरीकरण की मूल विशेषताओं को इस तरह उजागर किया जाता है कि जैसे बस्तियों को बहुत ज़्यादा वृद्धि, औद्योगिक और प्रबल आर्थिक आधार, ये नहीं है। शहरीकरण और ख़राब गुणवत्ता, ये भी है। शहरीकरण का अपकर्षण के कारण होता है, ये मुझे नहीं पता। ऑप्शन इसका, भारत में शहरीकरण की मूल विशेषताओं में झुग्गी बस्तियों की बहुत ज़्यादा वृद्धि तथा शहरीकरण की खराब गुणवत्ता शामिल है। भारत का शहरीकरण प्रबल आर्थिक आधार व औद्योगिक को पूर्णतः प्रदर्शित नहीं करता। सभी शहरों में उच्च औद्योगिकरण नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा कि शहरीकरण अपकर्ष के कारण होता है, तो ये उसका फैक्टर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण को सामान्य विशेषताओं में शामिल नहीं करता है? तो ये उच्च गुणवत्ता की जीवन की गारंटी। इनमें से कौन सा शहरीकरण का कारण नहीं है? तो ये है कल्टीवेशन है, शिक्षा है, औद्योगिक है, आर्थिक कारण है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है? तो केरल में तो अधिकतम है, आंध्र प्रदेश में भी अधिकतम है, छत्तीसगढ़ में, अच्छा तो यहाँ पश्चिम बंगाल इसका आंसर है दोस्तों। तो ये देखो यार, बीच से सवाल आप उठा के पूछ लेते हो तो थोड़ा अब, लेकिन देख रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल को ज़्यादा टारगेट किया हुआ है। लगातार दो जनगणनाओं के बीच में कितना अंतराल होता है? तो 10 वर्ष का अंतराल होता है, इसमें कोई वो नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो वो है केरला है, उसका 860 जनसंख्या घनत्व। सबसे ज़्यादा बिहार का है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में भारत में कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, जिसको आपने देखा था। सिक्किम है, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा है, फिर नागालैंड है। तो ये इस तरीके से याद रखना आप लोग, ये जो क्रम है ये क्रम याद रखना। ये यूजुअली पूछ देते हैं सब की, तो थोड़ा बहुत इसी में ऊंच नीच करके आप बना सकते हो। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के मध्य कितना अंतर है? तो 16.3%। निम्नलिखित में से प्रवास की सही परिभाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रवास की सही परिभाषा, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी अवधि के लिए चले जाना, इसी को प्रवास बोलते हैं। केरल के बारे में क्या सच है? विगत वर्षों में साक्षरता दर घटी है? नहीं। स्त्री साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता की दर से अधिक है?
ये सही है शायद। ग्रामीण साक्षरता दर नगरीय साक्षरता दर से अधिक है, ये भी सही है। यह अकेला राज्य है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर लगभग 94% है। क्या सच है? तो यही सच है, बाकी क्या है, साक्षरता दर घटी है नहीं घटी है। और स्त्री साक्षरता दर, पुरुषों की साक्षरता दर मुझे मालूम नहीं है। ग्रामीण साक्षरता दर, भाई ग्रामीण से कैसे, ग्रामीण के लोग, यदि शहर के लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो ग्रामीण के लोग कैसे पढ़ लेंगे? तो ठीक है, यहाँ पर कह रहा है पुरुषों की साक्षरता दर 96 है तथा महिलाओं की साक्षरता दर 92 है। ग्रामीण साक्षरता दर 92.98% है, शहरी का जो है 95 है। अच्छा देखिए यहाँ पर भी अभी 92.98, इसका मतलब है कि 7 लोग यहाँ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, और यहाँ शहरों में भी 5 लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका ये मतलब है। किसी देश में आर्थिक प्रगति के साथ क्या होता है? तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ती नहीं घटती है भाई। जन्म दर बढ़ती है, मृत्यु दर बढ़ती है। अच्छा ये ऑप्शन डी इसका सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो है मिजोरम है। दो 2011 की जनगणना की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश लिंगानुपात में क्या है? तो वो है 912 संबंधी 1000 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की श्रम सहभागिता दर सबसे अधिक है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस महानगरों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है केरला। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है? तो वो है हिमाचल प्रदेश है। आप ऊपर पढ़ चुके हैं। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महानगर नहीं है? तो वो हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि इसी के आप देखोगे जो शहर है वो गांवों जैसे शहर लगते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है? तो वो क्या है? नागालैंड है। तो वो क्या है? वो नागालैंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है। अब देखते हैं हम प्रमुख संगठन के कौन कौन से हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारण करता है? तो एग्रीकल्चर ए सी पी सी नहीं, एक एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन नहीं है, प्लानिंग कमीशन। देखते हैं क्या ये शायद ए पी एम सी था, ए पी सी है, ए ही है। एम एस पी का कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस के अनुसार पर इसे लागू किया जाता है। रिपोर्ट एवं सूचकांक में कह रहे हैं, एक ही सवाल पूछा था सर। भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य का मानव विकास सूचकांक उच्चतम है? तो वो क्या है? केरल है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य जीवन शैली। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता AQI किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? तो AQI जो है कि पर्यावरण एवं वानिकी मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, विश्व आर्थिक आउटलुक, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक पर्यवेक्षण, उपयुक्त रिपोर्टों में से कौन सा IMF द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका जो था कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक था, तो 1 और 2 इसका हो जाएगा।
बाकी वो जो है कि डूइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है कि वो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट उसी के द्वारा, वैश्विक आर्थिक सर्वेक्षण उसी के द्वारा जारी किया जाता है। 2016-17 में व्यापार करने की सुगमता की सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 130वें स्थान पर था। तो खैर वो आंकड़े पुराना हो गया है, इसमें 63वें स्थान पर है। अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत के बारे में सवाल है। बृहद अर्थशास्त्र के अध्ययन किसके अंतर्गत किस पर आधारित है? तो वो है राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखना है इस बात को। निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? तो वो हैं डॉक्टर महबूबुल हक ने ही ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने का शुरुआत किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसमें जो है कि दोनों रहता है। क्या दोनों रहता है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, सरकारी और निजी भागीदारी होना, भारत और लघु का होना, विकसित और अल्प विकसित भागों का होना। इसका जो है कि इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण होता है। चूंकि सरकारी और निजी भागीदारी होना, इस चूंकि का कहना है मिक्स्ड इकोनॉमिक। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण फिर वित्त मंत्रालय से संबंधित है। बजट को इसी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मासिक वित्तीय खर्चे का, रिसिप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हो सकता है इसका बेस्ट ऑप्शन, तो यही है। राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा आप जानते हैं, राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धन राशि को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। विविध, मिसलेनियस। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादों का निर्माण प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग तथा व्यापार द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। ये बात क्या सही है? उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे गए विकल्पों का सबसे उपयुक्त कथन दीजिए। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादों का निर्माण प्राकृतिक क्षेत्र की प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। ये बात हकीकत है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग तथा व्यापार द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण है। तो बैंकिंग नहीं आता है, ऑप्शन ए सही है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट एक सही है लेकिन दो गलत है। ऑप्शन डी इसका होगा। कह रहा है कि परिवहन, भंडार, संचारण, बैंकिंग तथा व्यापार अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। द्वितीय क्षेत्र में शामिल है विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और जन अनुपयोगी सेवाएं हैं। सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य देख लीजिए। तो सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य जो है, सतत विकास लक्ष्य का क्या उद्देश्य है? तो वो इसको मुझे याद था यार, गरीबी उन्मूलन। क्या बोलते हैं वो पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर और जो 5वें नंबर पर लैंगिक असमानता है और चौथे नंबर पर गुणवत्ता शिक्षा है। 10वें नंबर पर असमानता को कम करना। निम्नलिखित में से किस गतिविधि का संबंध ई कॉमर्स से है? तो निम्नलिखित में से ऑनलाइन शॉपिंग का यह समाजीकरण सेटिंग। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए यूएन दिशा निर्देशों को अंगीकार किया है? तो 1985 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कह रहा इधर दिया है
MNCs but buy a cheap rate from small producer। और MNC ने कारखानों में निवेश किया है, भारतीय कंपनियां जिन्हें विदेश में निवेश किया है, इससे सेवाओं का विस्तार में सहायता हुई है। तो इसमें क्या होगा आंसर? MNC जो छोटे उत्पादकों से सस्ती वस्तुओं की दरों पर खरीदते हैं, तो वस्त्र, जूते, चप्पल व खेल के सामान। और MNC कारखानों में निवेश किया है तो ऑटोमोबाइल्स। भारतीय कंपनियां जिन्हें विदेशों में निवेश किया है तो टाटा मोटर, रैनबैक्सी ने। सेवाओं का विस्तार हुआ है तो कॉल सेंटर। अच्छा, हम देखते हैं क्या एक से मिलान करने से हो जाएगा क्या। मान लीजिए डी का हम यदि 1 से मिला दें तो डी एक कैसे मिलाने से आंसर आ गया था, मुझे वो उतना तो पता था। 19वीं सदी में भारत में काराबद्ध असंगठित श्रमिकों के प्रयास के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक उपयुक्त कारण का पहचान कीजिए। तो निर्धनता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किए जाने की सबसे उचित कारण की पहचान कीजिए। तो ये है औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थायित्व व पूर्ण नियोजन का परीक्षण करना। विभिन्न देशों के मध्य अंतः सशक्तता में वृद्धि कर वैश्वीकरण की प्रक्रिया अंगीकार करने के फलस्वरूप उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। अब फिर कह रहा है MNC सस्ती दरें पर खरीदते क्या? वस्त्र तथा स्थानीय, यही वो सवाल है, वस्त्र तथा स्थानीय उत्पाद। कह रहा सेवाओं के उत्पाद के प्रसार में IIT ने सहायता की है, तो वो है कॉल सेंटर ने किया है। कह रहा भारतीय कंपनियां, तो भारतीय कंपनियां टाटा मोटर, इन्फोसिस और रैनबैक्सी है। और फिर उत्पाद हेतु भारत में स्थापित होने वाली MNCs कौन है? ऑटोमोबाइल्स ही है। ठीक है। भारत में शहरों का वर्गीकरण। भारत में शहरों का वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? तो शहरों का उद्देश्य मकान, किराया भत्ता के स्तर में है। निम्नलिखित में से किसने फसलों की खाद पर उर्वरकों के प्रभाव को जानने का प्रयोग किया है? तो ये है जॉन बेनेट लॉज ने। निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का एक उपक्रम है? तो वो है टिस्को। भेल, सेल, ऑयल, ये सब सरकारी कंपनी है। निम्नलिखित में से भारत में फल उत्पादों के लिए कौन सा प्रतीक अनिवार्य है? तो वो ये जो है कि FPO अनिवार्य है। विभिन्न वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार में अनुमोदन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो अनुमोदन का कार्य कृषि और लागत मूल्य आयोग जो है कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। गैर अधिसूचित बस्तियां ऐसी बस्तियां होती हैं जो नल के पानी, शौचालय आदि के हकदार नहीं होती हैं। मुंबई में लगभग जो है 30% ऐसी बस्तियां हैं। सबसे ज़्यादा निर्यात वस्तु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा निर्यातित वस्तु हमारे पास चमड़े का सामान है। भारत, अच्छा USA में भारत को सबसे ज़्यादा चमड़े के निर्यातित वस्तुएं, चमड़े का सामान है। अब देखिए, हमें लगता है कि विदेशी वस्तुएं सही है और विदेशों में हम अपने वस्तु बेच रहे होते हैं। हवाला से आप क्या समझते हैं? तो हवाला एक जो है कि राशि ही है। अब देखते हैं वो किस तरीके की राशि है। तो विदेशी मुद्रा का अवैध लेन देन यही होता है। हवाला का पैसा कि हम इलीगल तरीके से इंडिया में लेके आ जाए, इंडिया से लेके कहीं और चले जाएं। व्हाट इज़ एग मार्क? एग मार्क क्या है? तो एग मार्क है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की आश्वासन पर मोहर ये देते हैं। ऑप्शन सी इसका है। राजकोषीय नीति जिससे संबंधित है, तो राजकोषीय नीति सरकार के व्यय से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसी एक का आयात भारत में नहीं होता है? तो मसाले। निम्नलिखित में से किसी एक का भारत में आयात नहीं होता है? तो मसाले हैं, कच्चा तेल है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, गोल्ड है। तो आपको पता है कि मसाले में हम सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले हैं। विकास LPG, अच्छा LPG सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो LPG का सिद्धांत मनमोहन सिंह ने ही प्रस्तावित किया था जब वो वित्त मंत्री थे। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संगठन विपणन सहकारी क्षेत्र में कौन से हैं? तो वो है नफेड है, आपको पता ही है।
भारत में योजना आधारित अर्थव्यवस्था किस पर है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर है। एशिया का सबसे विशालतम एशिया का सबसे विशालतम मसाले का एशिया का सबसे विशाल मसाले का थोक बाजार कहाँ पर स्थित है? तो वो दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रदान, तो वो तो अब्दुल कलाम साहब का वो था, तो ये तो पता नहीं इसको मिसलेनियस में क्यों डाल दिया, जबकि ये तो जो है कि वहाँ पर ऊपर देख चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आईआईपी का नाम, आईआईपी का क्या मतलब है? तो आईआईपी का मतलब है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो लिमिट टू ग्रोथ रोम क्लब ने प्रस्तुत किया है। ग्रामीण संरचना विकास RIDF 1995-96 में बनाया गया था, कि द्वारा किया जाता है, तो ये है नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। भारत में निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन सांद्रता के आयात की अनुमति देने के लिए किस नीति अधिनियम को संशोधित किया गया था? तो वो है विदेशी व्यापार नीति को। लघु उद्योग विकास संगठन शीडो कब स्थापित किया गया था? तो लघु इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शीडो की स्थापना 1954 में हुई है। 1954 इसका आंसर नहीं दिया है। यह भारत की SME विकास एजेंसी है। भारत सरकार लघु उद्योग एक प्रमुख घटक है। भारत में लघु उद्योग की वृद्धि, विकास तथा छोटे व्यवसाय शुरू करने और उन्हें चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत प्रमुखतः सोयाबीन तेल कहाँ से लेता है? तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील से हम सोयाबीन तेल लेते हैं। ट्राई एक नियंत्रक विभाग है। ट्राई किसे? टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसका फुल फॉर्म है मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई बोलते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? तो ई कॉमर्स का लाभ जो है उच्च प्रारंभिक लागत। भाई शुरुआत में आप ज़्यादा लागत लगा दोगे तो वो व्यापारिक लाभ कैसे होगा? भारत की जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सभी 4 चरणों में सफलतापूर्वक गुजर चुका है और अब व्यापक रूप से माना जाता है। भारत एक ऐसे अंतिम चरण में पहुंच गया है जिसे साधारणतः प्रजनन दर में गिरावट होती है। तो ये जाहिर सी बात है, अब हम उस स्टेज को प्राप्त कर लिए हैं जहां प्रजनन दर गिरती ही है। अगला सवाल है कि सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? उत्पादकता को बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना, और संरचनात्मक विकास है, निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को लाभ बढ़ाना। किसानों का लाभ बढ़ाना नहीं है, उत्पादकता। पहला तो ये सही है, तो पहला सही होगा, तो मान के चलिए कि ऑप्शन बी गलत हो गया यहाँ पर। और कह रहा तकनीकी को बढ़ावा और संरचनात्मक विकास, पहला और तीसरा सही लग रहा है, तो पहला और तीसरा सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। तकनीकी को बढ़ावा देना है, किसानों का लाभ, ये पाँचवा नहीं है। पाँचवा कहाँ पर है? पाँचवा इसमें डी में है। पाँचवा डी में है, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। और अब बचा जो है कि 1, 2 और 3। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना ये भी नहीं है, तो 1, 2, 3 ही है। ऑप्शन ए इसका मतलब मेरे हिसाब से तकनीकी को बढ़ावा देना, संरचनात्मक, निर्यात को प्रोत्साहन इसका मेन टारगेट है। अच्छा, इसमें निर्यात भी शामिल है। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध नहीं है? तो वो है क्या? पेट्रोलियम सूचीबद्ध नहीं है, बाकी दवा, उर्वरक, खाद्य सामग्री, खाद्य मशीनरी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में का अर्थ देश की कंपनी द्वारा उत्पाद का उस मूल्य पर निर्यात करना जो विदेशी बाजार घरालों के लगाए गए मूल्य से कम है, तो उसको डंपिंग कहते हैं। कि आपने किसी देश में बनाया तो मतलब 10 रुपये का है, लेकिन उसे 8 रुपये में ही बेच रहे हैं, और वहाँ पर आप जानते हैं उसकी लागत, तो उसकी बनावट की कास्ट ही 10 रुपये आई है, तो वो कैसे 10 रुपये में बेचेगा? तो वो बेचेगा 12 या 13 रुपये में। लेकिन आप सोचिए, आप 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपका उद्देश्य ही है डंपिंग में।
कह रहा निम्नलिखित में से किस खाद्य वस्तुओं का भारत में अत्यधिक आयात किया जाता है। तो जाहिर सी बात है हम लोग वनस्पति तेल का ज़्यादा आयात करते हैं, चीनी में हम सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, दाल में हम ठीक ठाक उत्पादन कर लेते हैं, काजू भी कर लेते हैं, लेकिन तेल हम अलग अलग देशों से मंगाते हैं। भारत के सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को निर्धारित करने हेतु कौन सा आधार लिया जाता है। तो वो लिया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। और इस प्रकार हम जो है कि इकोनॉमिक्स के सारे सवाल देख लिए हैं और अब मिलते हैं हम किसी और सब्जेक्ट के रिवीजन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।